अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकोनॉमिक व्यूज़ के साथ ज़ीशान मर्चेंट आपके सामने हाजिर। हम बात करते हैं अपने शोज़ में पाकिस्तान के मसाइल, उसका एक आम आदमी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकती हैं, उन सॉल्यूशंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और गवर्नमेंट उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके बारे में कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है इकॉनमी में, टेक्सटाइल सेक्टर के क्या मसाइल हैं, क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप्स ले रही है पाकिस्तान की टेक्सटाइल को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर टेक्सटाइल की को प्रमोट किया जाएगा तो पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो हमारा मेन फोकस जो है टेक्सटाइल सेक्टर पे है। हम अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो फॉरेन रेवेन्यू हमारे पास इससे बहुत आएगा और फॉरेन रेवेन्यू जब आएगा तो उससे हमारी मुल्क की मईशत स्ट्रॉन्ग होगी। आज हमारे साथ शोज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो इस सेक्टर से बहुत अरसे से मुंसलिक हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर इख्तियार बेग। ही इज़ अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व इन दिस टेक्सटाइल सेक्टर। ये चेयरमैन है बेग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। He is advisor to Prime Minister on textile and he had played a very instrumental role in developing the national textile policy. We would like to welcome Dr. Ikhtiar Beg. Dr. Beg, thank you very much for coming. डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का जो सेक्टर है टेक्सटाइल, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका क्या रोल रहा है, आज ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी में। मर्चेंट साहब, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जर्नी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी वी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारे पास कोई टेक्सटाइल मिल्स नहीं थे सिवाय एक लायलपुर टेक्सटाइल के। पहला हमारा बड़ा जो नया टेक्सटाइल मिल हुआ है वो वलीका टेक्सटाइल मिल साइड के इलाके कराची में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इफ्तिताह किया था और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। आज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 18 करोड़ आवाम को जो है ज़िंदगी मौत में कपड़ा भी देती है और $14 बिलियन की एक्सपोर्ट भी करके दे रही है। 40% लोगों जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं उनकी जॉब टेक्सटाइल सेक्टर से मिलती है और जीडीपी में इसका हमारा 9-10% हिस्सा है। इस लिहाज से ये हमारी इकॉनमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है टेक्सटाइल सेक्टर। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि आज इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में बन रहे हैं। नाइकी है, एडिडास है, रैंगलर है, लिवाइस है, साउथ पोल है, जॉर्डिश है, कोल है। जितने बड़े ब्रांड्स हैं और जितने बड़े स्टोर्स हैं वो सब पाकिस्तान में अपनी टेक्सटाइल की मसनूआत बनवा रहे हैं और हम मियारी मसनूआत कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त हर तरह की टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने की सलाहियत रखती है। हम यान में वी आर दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ यान, कोर्स यान इन द वर्ल्ड। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डेनिम and other grey fabric. We are the 4th largest producer and consumer of cotton. तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो फंडामेंटल्स हैं, सिनर्जीज जो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इख्तियार साहब, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, आप क्या समझते हैं कि ये इसमें आजकल जो हमारे पास ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे मुल्क में ठीक है, ना हमारे पास बेसिक फंडामेंटल्स जो इस वक्त एक कंट्री को चलाने के लिए होने चाहिए वो ठीक है, तो आप समझते हैं कि क्या हम बाहर के मुल्कों के से कम्पीट कर सकते हैं? प्लीज़ ये बताइएगा कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो किस तरह से हर्ट कर रही है हमारी इस सेक्टर को, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम है, एनर्जी प्रॉब्लम जो है, और उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बतलाऊँ, हमारी कौम बड़ी रिजिलियंट नेशन है। हेड्स अप टू देम मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो भी मसाइल और चैलेंजेस आते हैं वो उसका हल निकाल के आगे बढ़ते हैं और ये पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़े, मैं समझता हूँ, शनाख्त है। इन्हीं हालात में ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी वार अगेंस्ट टेरर में हमारे रोल की वजह से ख़राब है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की वजह से मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, बिजली और गैस की लोड शेडिंग से भी मैं इनकार नहीं कर सकता और ये दोनों चीज़ें किसी बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं और इनके इत्मीनान बख्श न होने की वजह से यकीनन हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो रही हैं। हमारा बाहर पाकिस्तान इतने नहीं आ रहा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ कम हुआ है। लेकिन हैविंग सेड सो, इसके बावजूद पिछले साल हमने $25 बिलियन की एक्सपोर्ट की है जो रिकॉर्ड हुआ है।
डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ ब्रेक करना चाहता हूँ। देखें, बात ये है कि अगर आप इसका एनालिसिस करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल से जो फर्स्ट 7 मंथ्स हमारे गुजरे, इसके मुकाबले में 40% कम हो गई है। हमारे पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आना चाह रहा। हमारे पाकिस्तान में कोई भी जो बाहर की कंपनीज हैं वो नहीं आना चाहती। वो दुबई में मिलना हमसे प्रेफर करते हैं, लेकिन कराची नहीं आना चाहते। तो ये वजूहात जो आप समझते नहीं कि ये बहुत सीरियस हैं, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रही हैं। मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। देखिए, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बेचारे, उन्होंने बाहर मार्केटिंग ऑफिसेज खोले हैं। हुकूमत की एक स्कीम थी ओपनिंग ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑफिसेज अब्रॉड, जिसमें 50% रेंट और 50% 3 स्टाफ की सैलरी देते थे। ठीक है। मेरा अपना ऑफिस उसके तहत इस्तांबुल में खुला है, न्यूयॉर्क में खुला है, लोगों ने भी खोले। तो वो ऑफिसेज काम कर रहे हैं, प्लस हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरा एक्सपोर्टर जो छोटा है वो ब्रीफ केस लेके खुद जा रहा है बाहर। तो हमने उसको किसी हद तक उनके आने को कमी को पूरा किया, लेकिन 100% नहीं हो सकी। बिजली गैस के लिए ये जो विंटर की वजह से यकीनन गैस की लोड शेडिंग है और वो हर साल होती है, लेकिन मार्च के बाद इंशाल्लाह ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ये बात भी सही है आपकी कि गुज़िश्ता 10-12 सालों में नई जनरेशन नहीं हुई, लेकिन इस बार जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक मीडियम टर्म मंसूबा है, तापी गैस मंसूबा है, उसके बाद हमने अभी कतर से 500 MMCF गैस का, LNG गैस की इंपोर्ट का और LPG गैस की इंपोर्ट का मुआहदा करके प्राइम मिनिस्टर साहब और डॉक्टर आसिम आए हैं। डॉक्टर आसिम से डेली बेसिस पर कांटेक्ट में हूँ। शेल गैस हमारे यहाँ दरियाफ्त हुई है और हम ENI के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं उसका एक्सप्लोरेशन का। प्लस मेरी होप, मेरी उम्मीद, मेरी मुल्क की डेस्टिनी थरकोल जो है उसका भी अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन से हमने एक पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया है और एंग्रो ने 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए सिंध गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है। ये सब वो चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारी एनर्जी की शॉर्टफॉल को पूरा करेंगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारी एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई जिसमें $25 बिलियन का आपने जिक्र किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिगर इनकरेक्ट इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी है? चूंकि अगर आप डॉलर की पैरिटी को देखें तो डॉलर काफ़ी बढ़ गया पिछले साल में। तो अगर मैं अगर उसको फैक्टर इन करूं तो क्या ये करेक्ट फिगर है? देखें, पैसा तो आया पाकिस्तान में, लेकिन क्या ये उससे हमारी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? ये जरा बताइए। 25 अरब डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट। जी, टोटल एक्सपोर्ट। उसमें टेक्सटाइल जो थी $13.8 बिलियन। ठीक, बिल्कुल सही। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में यकीनन यूनिट प्राइस के बढ़ने से हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट्स मिली है, ज़्यादा हमने रियलाइजेशन हासिल किया है जी। क्योंकि कॉटन की कीमत ऑल टाइम हाई 13,000 रुपए पे पहुंच गई थी, जो अब 6,000 के अंदर है। जी, बिल्कुल सही। यान की कीमतें भी आधी हो गई हैं। ठीक। तो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन कुछ आइटम्स में वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ था, ज़्यादातर में प्राइस यूनिट प्राइस के बढ़ने से हुआ था। यानी बेसिक आपका कहने का मकसद ये कि जो डॉलर की प्राइस पाकिस्तान में बढ़ी है उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ गया, हमारी वॉल्यूम्स नहीं बढ़े। इस साल अब वो कहानी खत्म हो गई है। ओके। इस बार क्योंकि कीमत आधी हो गई है, लिहाजा हमें वो टारगेट चेज करने के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा करनी होगी। ठीक। क्योंकि पहले मैं जैसे बेचता था $4 पर मीटर डेनिम का फैब्रिक, अब वो हो गया $2.25 का। तो अब मुझे अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही। तो वो हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम पिछले साल के टारगेट को इंशाल्लाह चेज कर लेंगे। आप समझते हैं कि ये $25 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, ये किसी भी तरीके से हमें हमारे प्रेजेंट डायलेमा से निकालने में काम दे सकती है? कि जबकि अगर मैं बाहर की एक वॉलमार्ट की सेल्स की एनुअल सेल्स की बात करूं तो उससे कई गुना ज़्यादा है। मुझे तो याद है कि मुशर्रफ साहब के वक्त में $10 बिलियन की एक्सपोर्ट पूछी थी, तो 10 बिलियन का कंटेनर पोर्ट कासिम में एक सेरेमनी की गई थी सेलिब्रेशन की। बिल्कुल। तो आज हम 2.5 गुना बढ़े हैं। पहले तो ये एक इत्मीनान बख्श बात है, लेकिन ये हमारी डेस्टिनी नहीं है, ये हमारा स्टेशन नहीं है, हमने आगे भी जाना है। एक चीज़ ठीक, पाकिस्तान में समहाउ हमने अब इकॉनमी ऑफ स्केल अपना नहीं बढ़ाया है। सही बात। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो छोटी और मीडियम साइज़ की, चंद एक कॉर्पोरेट बड़े यूनिट हैं। अब जो टाइम आ गया है वो इकॉनमी ऑफ स्केल को बढ़ाना, ताकि आपको मैन्युफैक्चर्ड कास्ट कम हो। आज जब वॉलमार्ट के मार्ट हमको $300 मिलियन का या $250 मिलियन का एक ऑर्डर देता है, तो हमारे बैंक्स और हमारी वो मिल में इतने मसल्स नहीं है
हम कंसोर्शियम करके उसको ऑर्डर को कैटर करने की कोशिश करते हैं। आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ाने की बात करते हैं, कोई कैसे इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसे पता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, उसको ये पता है कि आए दिन उसके वहाँ पे बर्गलरी हो जाती है, वो तनख्वाहें जब बांटने के लिए बैंक से पैसा निकालता है तो वो लूट के ले लिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की पोजीशन ये है कि हमें ये नहीं पता कि कल जब हम अपने घर से निकलेंगे तो हम अपनी फैक्ट्री सेफली पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। कैसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे हम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, जो वर्ल्ड हमें इस वक्त दूसरे ममालिक जो हमें बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं। जो सरमायाकार होता है ना जी, उसकी निगाह जो है वो प्रॉफिट पे होती है। बिल्कुल सही है। प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो मैं कांगो में भी जाके बिजनेस शुरू कर दूंगा। ठीक। लिहाजा यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट्स हैं, मैंने अभी अपना एक स्पिनिंग मिल लिया है नूरियाबाद में, लकी कॉटन मिल, समझे, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट 60-70 करोड़ की है, उसमें हम मजीद 30-40 करोड़ कर रहे हैं। तो ये मैंने देख के यही लिया है कि सही है, ये हालात हैं, लेकिन इन हालात में भी जो हमें मुल्क में पोटेंशियल है और जो हमारी यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है, नेस्ले वगैरह ने 60% एनुअल प्रॉफिट किया है दुनिया में। दे कुड नेवर ड्रीम कि इतना हाई प्रॉफिट करेंगे। तो ये पाकिस्तान में यस चैलेंजेस हैं, रिस्क है सरमायाकारों को भी, सनत को भी, लेकिन साथ ही साथ पोटेंशियल भी है, प्रॉफिट्स भी हैवी हैं। और हमारी टेक्सटाइल में कम से कम, क्योंकि फंडामेंटल्स, चौथा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इस बार हमारी 14 मिलियन बेल्स हुई है, बल्कि मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से 15 मिलियन बिल टच कर लेगी, जो ऑल टाइम हाई है। तो ये हमारे फंडामेंटल्स जो हैं इनको आप भूल नहीं सकते, और इसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल की सनत को और बाकी सनतों को भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है उनका। व्यूअर्स, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे आने के बाद हम डॉक्टर साहब से फर्दर इश्यूज़ पे बात करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का पहला पार्ट ख़त्म होता है, इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में, आप ब्रेक के बाद जो प्रोग्राम आएगा वो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। डॉक्टर साहब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।